इसको पढ़ देता हूँ, या राजा एक बार आप पढ़िए। Tangible objects or intangible right owned by an enterprise and carrying profitable future benefits. यहाँ पे डियर ये डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है टेंजिबल ऑब्जेक्ट और इंटेंजिबल राइट। आप लोग जो सब जानते हैं टेंजिबल क्या होता है, इंटेंजिबल क्या होता है। टेंजिबल जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, यानी कि जैसे कि एग्जांपल दे फिक्स एसेट्स। इंटेंजिबल राइट गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, तो ये सारे क्या होगा, एसेट्स होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन लगाया है, 2 कंडीशन लगाया है, अगर ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन लगाया है ऑन्ड बाय इंटरप्राइजेज, मालिक कौन होना चाहिए, इंटरप्राइजेज होना चाहिए, तो वो उसके लिए एसेट्स होगा। दूसरा कंडीशन लगाया प्लस, एंड का मतलब प्लस होता है, और का और नहीं, यहाँ पे क्या है, एंड है। आप लोग लॉ में पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। कह रहा है कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट, यानी कि फ्यूचर में अगर कुछ बेनिफिट होने वाला है तभी वो एसेट्स होगा आपका। यानी कि 2 कंडीशन मस्ट बी फुलफिल। फर्स्ट कि ऑन्ड बाय इंटरप्राइजेस, सेकेंड कैरिंग फ्यूचर प्रोबेबल बेनिफिट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसको बता, आप लोग सोचेंगे कि ये एसेट्स होगा कि नहीं। एक अपने बिजनेस में एक एसेट्स है, मशीनरी पड़ा हुआ है, वो मशीनरी बेकार है, स्क्रैप हो गया है, तो मुझे बताइए अमन, ये एसेट्स है कि नहीं है? अगर कुछ रिलायंस, हेलो हाँ जी सर, अगर है ना कोई वैल्यू से रियलाइज होगा या फिर प्रोडक्शन के काम में फर्दर हेल्प करेगा तो वो एसेट है। अगर ना वो प्रोडक्शन में हेल्प करेगा ना उससे कोई वैल्यू रियलाइज होगा तो एसेट नहीं है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, वेरी गुड। अमन मुझे बोल रहे हैं कि सर ये ऑन्ड बाय इंटरप्राइजेज तो है, इसका मालिक कौन है, इंटरप्राइजेज है। लेकिन जब आते हैं सेकेंड कंडीशन में कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट, तो अगर फ्यूचर में उससे कुछ बेनिफिट होने वाला है, यानी कि 1 भी रुपये का रियलाइजेशन है, तो वो एसेट्स मानेंगे, और अगर कोई बेनिफिट रियलाइज नहीं होगा तो एसेट्स नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, कोई स्क्रैप मशीनरी पड़ा हुआ है, उससे 1 भी रुपये नहीं आना है, तो वो अपना एसेट्स नहीं है, वो अपना एसेट्स नहीं, उसको आप बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। उसको इमीडिएटली हमें क्या करना, राइट ऑफ करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो हम लोग आगे चलेंगे कि कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एसेट्स है कि नहीं है। तो एसेट्स होने के लिए दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल करना है। ऑन्ड करेगा इंटरप्राइजेज, और उसके साथ कैरिंग प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट। अगर फ्यूचर बेनिफिट कुछ एसोसिएटेड है तो वो एसेट्स होगा, अगर नहीं एसोसिएटेड है तो एसेट्स नहीं होगा। तो ये एसेट्स का डिफिनीशन था, 1 लाइन का था, लेकिन बहुत मतलब इन डेप्थ है, बहुत कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम लोग लाइबिलिटी देखते हैं। आई होप एसेट्स क्लियर हो गया होगा। लाइबिलिटी पढ़िए राजा। The financial obligation of an enterprise other than owner's fund. यहाँ पे डियर एक वर्ड दिया है ऑब्लिगेशन। अगर ऑब्लिगेशन की हम लोग बात करें तो ऑब्लिगेशन को इंटरचेंजेबल वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हमारे ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी किसी को कुछ पैसे देना है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, इंटरप्राइजेज के लिए। लेकिन क्या, अदर देन ऑनर फंड, यानी कि कैपिटल को छोड़ के ये बात कर रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। अगर ऑब्लिगेशन है लेकिन फाइनेंशियल नहीं, मॉनिटरी टर्म में आप नहीं देख सकते हैं। ऑब्लिगेशन ये है कि ठीक है, आप मेरे घर आएंगे तो हम आपको चाय पिलाएंगे या बैठने के लिए बोलेंगे, तो वो लाइबिलिटी हम नहीं कर सकते हैं, यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते कि आप मेरे घर आएंगे तो हम आपको बैठने के लिए बोलेंगे। अगर फाइनेंस टर्म में, हाँ, आपको कुछ रुपया मुझे देना होगा, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी कहा जा सकता है, लेकिन अदर देन क्या, ऑनर फंड। नेक्स्ट एक बड़ा आसान है, वो देखते हैं। आप लोग प्लीज कुछ भी मत नोट कीजिएगा, सारा मिल जाएगा। कल मैं शेयर नहीं किया हूँ, लेकिन आज मैं शेयर कर दूंगा। एक्सपेंसेस, राजा पढ़िए। A cost relating to the operation of an accounting period or to the revenue earned during the period or the benefit of which do not extend beyond that period. यहाँ पे ये कुछ वर्ड कह रहा है, अ कॉस्ट, एक कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट को अगर हिंदी में हम लोग डिफाइन करें तो कॉस्ट मींस लागत होता है, यानी कि कोई प्रोडक्शन करते हैं या परचेज करते हैं तो जो परचेज वैल्यू होगा वो किसी भी चीज का क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि कॉस्ट रिलेटिंग टू द ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है भैया, ऑपरेशन मींस हमारा बिजनेस। तो कोई भी कॉस्ट जो ऑपरेशन से रिलेटेड है, जिससे रिलेशन है,
किस पीरियड का? अकाउंटिंग पीरियड का। अकाउंटिंग पीरियड आप लोग सब जानते हैं, अकाउंटिंग पीरियड मींस 1 अप्रैल टू 31 मार्च। मे भी वेरी भी कर सकता है, कभी कभी 31 दिसंबर भी आता है, आप लोग कुछ क्वेश्चन में देखे होंगे कि 31 दिसंबर कभी, लेकिन जनरली क्या होगा 31 मार्च होगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कोई भी कॉस्ट जो ऑपरेशन से रिलेटेड है यानी कि बिजनेस से रिलेटेड है अकाउंटिंग पीरियड पे, उस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड वो क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस। लेकिन इसमें एक और कंडीशन दे दिया है कि बेनिफिट डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दैट पीरियड, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर 1 साल से ज्यादा नहीं हो, 1 साल से ज्यादा होगा तो वो एक्सपेंस नहीं कहलाएगा। कोई मुझे बता सकते हैं अगर 1 साल से ज्यादा बेनिफिट एक्सटेंड कर जाए तो वो क्या कहलाएगा एक्सपेंस के बदले में? एक्सपेंडिचर से। बिल्कुल, अगर बेनिफिट 1 साल से ज्यादा एक्सटेंड कर जाए, अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा एक्सटेंड कर जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सपेंडिचर। आप लोग जानते हैं जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसका एग्जांपल सर दे दीजिए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल हो गया जैसे फर्नीचर परचेज करके लाया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, उसका बेनिफिट भी एक अकाउंटिंग पीरियड से अलग होगा। तो डियर जो भी फिक्स एसेट्स से रिलेटेड हम लोग एक्सपेंसेस करेंगे वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा अपना, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं, रेवेन्यू से रिलेटेड एक्सपेंसेस करते हैं, वो अपना क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से, इनकम रेवेन्यू। राजा। Revenue is the gross inflow of cash, receivables, or other consideration arising in the course of ordinary activity of an enterprise, from the sale of goods, from the rendering of services, etc. यहाँ पे कह रहा है कि सर इनकम या रेवेन्यू क्या होता है, तो कह रहा है कि रेवेन्यू क्या है, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट 12th में पढ़े हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें बड़ा सारा मेथड देखे होंगे, डायरेक्ट देखे होंगे, इनडायरेक्ट देखे होंगे। वो अपने को सीए फाउंडेशन के सिलेबस में नहीं, सीए इंटरमीडिएट में हम लोग को इन डेप्थ लेवल में कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना है, वो भी हम लोग इंटर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है रेवेन्यू क्या होता है, तो ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। सर एक एग्जांपल दे दीजिए, नहीं समझ में आया। जैसे हम लोग एक दुकान करते हैं, हम लोग दुकान करते हैं, जैसे मैं एक जनरल स्टोर करता हूँ, तो आप मुझे आए दुकान पे, कहें कि सर 4 केजी चीनी चाहिए मुझे, तो मैं 4 केजी चीनी दे दिया, आप 200 रुपये दे दिए, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। जो बिजनेस में कैश आया उसको क्या बोलेंगे, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। अगर उसमें कोई छोटा मोटा खर्चा हो, जैसे कोई चीनी आप लेने आए तो वो एजेंट के थ्रू लेने आए, तो उसके लिए मुझे एजेंट को कुछ कमीशन पे करना पड़ा, तो कमीशन को अगर डिडक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो नेट। ग्रॉस इनफ्लो मतलब पूरा का पूरा, और नेट मतलब उसमें कोई खर्चा है तो उसको निकाल दे। तो हम लोग ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट क्या करते हैं, ग्रॉस इनफ्लो करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि arising in the course of ordinary activity of an enterprise, जो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड हो उसकी बात करेंगे, तो घर से रिलेटेड हो, पर्सनल हो, उसकी बात नहीं करेंगे। फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, ईटीसी। कैसे इनकम आएगा, ऑब्वियसली है आप कुछ सामान बेचेंगे या कोई सर्विस देंगे तो वहां से इनकम या रेवेन्यू जनरेट होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनकम और रेवेन्यू। और इसका ट्रीटमेंट होता है ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्रेडिट करते हैं। कॉल आ रहा है, प्लीज ले लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हम लोग इनकम और रेवेन्यू समझ गए। प्लीज अपने एंड से आप लोग म्यूट कर लीजिएगा, मैं जब कुछ बोलूंगा तभी अनम्यूट करके। मुझे लगता है कहीं से साउंड आ रही है, थोड़ा सा ईयरफोन रहता है तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे डियर इनकम और रेवेन्यू की बात किए हैं। सर इनकम रेवेन्यू का ट्रीटमेंट क्या होता होगा, तो हम लोग फाइनल अकाउंट में पढ़े हैं, आगे भी पढ़ेंगे कि ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्रेडिट कर लेंगे ग्रॉस इनफ्लो को।
और जो भी उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस वो थोड़ा बहुत करते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में कर देते हैं। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, वो हम लोग देखेंगे फाइनल अकाउंट में बड़ा अच्छा सा। तो लास्ट क्लास यहाँ तक किए थे, थोड़ा एक दो और भी इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है वो कर लेते हैं, बाकी आप लोग घर पे करेंगे। एक बार कैपिटल देखते हैं, तो कैपिटल एक बार पढ़िएगा राजा। आपकी साउंड नहीं आ रही है, आप म्यूट है। हाँ, बोल गया था। हाँ, मीनिंग ऑफ Generally refer कैपिटल। to the amount invested in an generally refers to the amount invested in an enterprise by its owner. Example, paid up share capital in a corporate enterprise. It is also used to refer the interest of owner in the asset of an enterprise. यहाँ पे डियर कैपिटल की बात कर रहा है, तो कैपिटल ध्यान से समझिएगा कि हर एक फॉर्म में अलग अलग होता है। जैसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़े, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़े तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोप्राइटर कैपिटल होता है। पार्टनरशिप पढ़ते तो वहाँ पे क्या आ जाता है, पार्टनर कैपिटल पढ़ते आ जाता है। कंपनी पढ़ते तो वहाँ पे क्या आ जाता है, शेयर कैपिटल, जिसको पेड अप कैपिटल भी हम लोग कह सकते हैं। कंपनी में देखेंगे पेड अप कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है। तो कह रहा है कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय इट्स ऑनर, उसको क्या कहेंगे हम लोग, कैपिटल कहेंगे। अगर एग्जांपल कह ले तो एग्जांपल होगा, अगर कंपनी है तो पेड अप शेयर कैपिटल होगा, प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर कैपिटल होगा, पार्टनरशिप है तो पार्टनर कैपिटल होगा। तो जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है ऑनर, तो उसको हम लोग कहेंगे कैपिटल। जल्दी से हम लोग ड्राइंग देख लेते हैं, एक बार पढ़िए राजा। The amount taken by the owner of a business from his personal use in anticipation of profit. Drawing are usually made in the form of cash, but there could be other assets or goods withdrawn by the owner for his personal use. On the other hand, profit earned by the business increase owner's capital. Drawing reduce the amount of capital. ये बड़ा ध्यान से समझिएगा सर। ड्राइंग क्या होता है, तो ड्राइंग सब लोग आपको जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं ड्राइंग का ट्रीटमेंट क्या करते हैं। हम लोग प्रॉफिट जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लेस ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। सर ड्राइंग क्या होता है, तो जो प्रोप्राइटर होता है, ऑनर होता है, वो अपने घर के खर्चे के लिए, माइंड कीजिएगा मेरी बात पे, घर के खर्चे के लिए यानी कि पर्सनल यूज के लिए, अगर बिजनेस से कोई पैसा विड्रॉ कर लेता है या फिर कोई सामान विड्रॉ कर लेता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, ड्राइंग कहेंगे। और उसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल से लेस कर देते हैं, यानी कि कैपिटल का डिडक्शन हो जाता है ड्राइंग से लेके। तो अभी हम लोग इतना ही रखते हैं, और मतलब इतना ही रखते हैं, मतलब क्लास खत्म नहीं है, इस टॉपिक पे इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंट है, सन्ड्री क्रेडिटर है, सन्ड्री डेटर है। तो एक बार मैं शेयर करूंगा, तो आप लोग घर पे प्लीज पढ़ लीजिएगा इसको, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर अभी क्या छुट्टी हो गया, नहीं अभी छुट्टी नहीं हो गया, हम लोग मॉडर्न अप्रोच पे चलते हैं। अब सब लोग जानते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि डेबिट कैसे करते हैं, क्रेडिट कैसे करते हैं। एक दो क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद देखेंगे, और बाकी क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में देंगे, तो एक बार घर पे देखेंगे ट्राई करके। 100% आप लोग से क्वेश्चन बनेगा। तो मैं अभी यहाँ पे पहले बोर्ड शेयर करता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो डियर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, राजा म्यूट कर लीजिए अपने एंड से, आपके यहाँ फैन लगता है चलता है, वो टेबल फैन तो ज्यादा आवाज है। हाँ, सबसे पहले डियर मैं एक चीज बताना चाहूंगा मॉडर्न अप्रोच में। मॉडर्न अप्रोच में जर्नल एंट्री पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक लाइन याद रखना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है। एक लाइन छोटा सा है, जिनको नींद आ रही है वो अपना वीडियो ऑफ कर ले, नहीं तो दूसरे बच्चे भी सो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो डियर मॉडर्न अप्रोच में सिंपल सा हम लोग को एक लाइन याद करना रहेगा, उससे ज्यादा हम लोग को कुछ भी नहीं, वो भी कॉन्सेप्चुअली हम लोग को याद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है, आराम से देखेंगे, अपने को कोई जल्दी नहीं है। मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच में डियर फर्स्ट रूल मैं लिख रहा हूँ, एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंसेस। नोट मत कीजिएगा, बाद में जब पूरा हो जाएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यह आप लोग को याद ही होगा। तो डियर यहाँ पे मैं फर्स्ट फॉर्मूला लिखा हूँ, सिर्फ हम लोग को यही याद रखना है पूरे जर्नल एंट्री के लिए, और कुछ भी नहीं याद रखना है, इसी से बन जाएगा। यहाँ पे मैं लिखा हूँ एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंसेस इंक्रीज
इंक्रीज मीन्स क्या होता है, बढ़ना। अगर इंक्रीज करता है तो उसको डेबिट करेंगे। जैसे कि हम लोग एसेट्स का भी डिफिनेशन देखे हैं इसीलिए पहले, और एक्सपेंसेस का भी देखे हैं। तो उसको अगर इंक्रीज करवाते हैं या बढ़ता है किसी कारण से, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। जैसे सर एक एग्जांपल दे दीजिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं डियर, जैसे कैश रिसीव्ड हो रहा है, तो कैश क्या है, अपना एसेट्स है। तो कैश अगर इंक्रीज कर रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, तो कैश को क्या हम लोग करते हैं, डेबिट करते हैं। इसीलिए कैश अकाउंट को डेबिट हम लोग कर लेते हैं। तो फर्स्ट ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। सेकेंड, सर अभी तो आप बोले थे कि सिर्फ एक ही लाइन याद रखना है, सेकेंड याद ही नहीं रखना है। तो सेकेंड याद नहीं रखना है, मैं आप लोग से ही बुलवा लूंगा कि क्या होने वाला है। तो एक बार मुझे उपासना आप बताइए, इसका रिवर्स अगर हम फर्स्ट वाले को करें तो क्या लिखेंगे, अगर फर्स्ट वाले को रिवर्स करें तो? लायबिलिटी। रिवर्स लाइबिलिटी के टर्म में नहीं, एसेट्स और एक्सपेंसेस के टर्म में ही रिवर्स कीजिए। अभी लाइबिलिटी पे हम नहीं जा रहे। और अगर डिक्रीज हो जाएगा तो क्रेडिट होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे उपासना बोल रही है कि सर एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंसेस डिक्रीज क्रेडिट। तो डियर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिला है। आप लोग ध्यान से देखिए प्लीज, कि ये कोई नया लाइन मैंने नहीं लिखा है, सेकेंड वाला नया लाइन नहीं लिखा है, ये जस्ट अपोजिट है किसका, फर्स्ट का। एसेट्स एक्सपेंसेस वहां पे इंक्रीज कर रहा था तो क्या हम लोग कर रहे थे, डेबिट कर रहे थे। यहाँ पे एसेट्स एक्सपेंसेस डिक्रीज कर रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो कोई नया चीज यहाँ पे मैं नहीं लिखा हूँ। फर्स्ट में है एसेट्स एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट कर, रट्टा नहीं लगवा रहा हूँ, समझने की जरूरत है। सेकेंड में एसेट्स एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज कर जाता है, रिवर्स कर जाता है, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब मुझे, मैं जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे। राजा मुझे इसका फर्स्ट लाइन का रिवर्स कीजिए इनकम और लायबिलिटी के टर्म। सर इनकम और लायबिलिटी हमारा इंक्रीज करेगा, सॉरी, बैलेंस शीट में दो साइड होता है, एक एसेट्स का साइड होता है राइट हैंड साइड और दूसरा लायबिलिटी के साइड में। तो अभी एसेट्स साइड को रिवर्स करना है हमें इनकम और लायबिलिटी के टर्म में। अब बताइए। तो सर इनकम और लायबिलिटी जब इंक्रीज करेगी तो क्रेडिट होगा। यहाँ पे राजा बता रहे हैं कि अगर सर इनकम ऑब्लिक लायबिलिटी इंक्रीज, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे यानी कि अगर हम फर्स्ट लाइन आप पढ़िए, फर्स्ट लाइन एक बार फिर से पढ़ते हैं। एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट। एसेट्स कहाँ होता है, बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड में होता है। अगर उसका रिवर्सल कर दिए तो एसेट्स का रिवर्स क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा यहाँ पे। तो लायबिलिटी को अगर रिवर्स, सिर्फ एसेट्स एक्सपेंसेस को रिवर्स किए, इसको इंक्रीज को रिवर्स नहीं किए हैं, तो वो रिवर्स में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि इनकम लायबिलिटी को आप इंक्रीज करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फोर्थ वन, अगर इसका थर्ड का रिवर्स करे तो क्या होगा, एक बार अमन आप बताइए। सर इनकम लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट होगा। अमन बोल रहे हैं इनकम लायबिलिटी यहाँ पे डियर फोर्थ वन में है कि इनकम लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो ये भी आप देखेंगे, अगर ध्यान से हम लोग देखें तो कुछ नहीं है, सारा फर्स्ट जो है उसी से हम लोग निकाले। जैसे मैथ आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें डेरिवेशन हम लोग पढ़ते हैं, एक ही फॉर्मूला से दूसरे फॉर्मूला को कैसे निकालें। तो जस्ट लाइक उसमें अकाउंट में भी हम लोग देखें, एक ही लाइन लिखे, एक ही फॉर्मूला लिखे, एसेट्स ऑब्लिक एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट हो गया है। डियर एक मिनट प्लीज आप लोग अपने माइंड में इस फॉर्मूला को चारों को याद करने की कोशिश कीजिए एक बार, और मैं आप लोग से पूछूंगा एक बार।
तो क्या होता है, मैं रेंडमली कहीं से कोई भी लाइन दूंगा तो आप लोग देखें। एक मिनट के लिए आप लोग स्क्रीन पे देख के सोचिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है डियर, एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज स्लाइड को मत देखिएगा, और जो मैं शो किया हूँ इसको नहीं देखेंगे, इसको बिना देखे हुए रखेंगे। उपासना, मुझे आप बताइए, इनकम लायबिलिटी अगर डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। इनकम लायबिलिटी डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज डेबिट करेगा तो डेबिट। करेंगे। मुझे राजा बताएंगे, एक्सपेंसेस एसेट्स अगर डिक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? ट्रेड सर। वेरी गुड। अमन मुझे बताएंगे, एसेट्स एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। उपासना आप बताइए, अगर इनकम लायबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट। यार इस आप सारे बच्चे को पहले से सारा चीज पता होता है एक्चुअली, तो इसमें कोई भी दिक्कत हम लोग को नहीं आया है, बड़ा सिंपल सा था कि ये 4 फॉर्मूला था। और आप लोग देखेंगे ध्यान देके, कैपिटल से रिलेटेड अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो 1 मिनट के लिए कैपिटल को आप लोग लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, तो लायबिलिटी एज्यूम करके क्वेश्चन बनाइएगा, तो वो सारा बन जाएगा, ठीक है ना। और कभी भी कोई भी क्वेश्चन, हम लोग को ये दिक्कत हो सकता है कि एसेट्स एक्सपेंसेस इनकम लायबिलिटी में हम गलती कर सकते हैं, लेकिन अगर वो समझ जाएंगे तो जर्नल एंट्री में हम लोग कभी गलती नहीं कर सकते हैं। अभी एक दो एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जो जर्नल एंट्री आप लोग जानते हैं, और उसको देखेंगे फिर कि कैसे हम लोग करेंगे। तो जो कैसे करना चाहिए, बाद में तो हर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 10 सेकंड में आप लोग कोई भी जर्नल एंट्री बना लेंगे। तो अभी मैं बोर्ड शेयर करता हूं और एक दो क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछा था उसको करने की कोशिश करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा लेते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं लेंगे। सारे वीडियो ऑफ हो गए, सारे वीडियो स्क्रीन पे ऑफ हो जाते तो लगता है कि कोई सुन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं लिखता हूँ, कैश पेड टू मिस्टर राम। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करना है, अमाउंट नहीं लेते हैं, एक बार जर्नल एंट्री सीख लेंगे तो अमाउंट तो जितना होगा उतना रख लेंगे। तो डियर कैश पेड टू मिस्टर राम, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से समझिए, सबको जर्नल एंट्री आता है, ध्यान से समझिए। हम लोग जो जर्नल एंट्री करते हैं तो सबसे पहले क्या खोजेंगे, दो अकाउंट, उस ट्रांजेक्शन में हमें दो अकाउंट चाहिए होता है। मिनिमम ट्रांजेक्शन में कितना अकाउंट चाहिए होता है? 2, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट भी करेंगे पैरेलल में, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ डेबिट करेंगे और सिर्फ क्रेडिट करेंगे। तो किसी भी ट्रांजेक्शन में मिनिमम हमें कितना अकाउंट चाहिए? 2 अकाउंट चाहिए। 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वो आगे एंट्री करेंगे हम लोग तो देखेंगे, लेकिन मिनिमम हमें कितना अकाउंट चाहिए? 2 अकाउंट चाहिए। तो इसमें अगर हम खोजते हैं कैश पेड टू मिस्टर राम, तो एक तो अपना कैश इन्वॉल्व हो रहा है, कैश का अकाउंट इफेक्ट कर रहा है। दूसरा, अगर लेजर हम लोग बनाते हैं तो किसका अकाउंट इफेक्ट करेगा? राम का अकाउंट इफेक्ट करेगा। तो फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कैश का अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, और सेकेंड हम लोग देखें तो मिस्टर राम का अकाउंट इफेक्ट कर रहा है। सर ठीक है, ये ट्रांजेक्शन में हमें समझ आ गया कि कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, कैश का अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, राम का अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। अब हम लोग आते हैं, पहला जो कैश का अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो कैश को हम लोग डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? राजा प्लीज म्यूट कीजिए ना अपना पास से। तो सर कैश के अकाउंट को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? हम लोग को रट्टा नहीं लगा हुआ, मुझे पता भी नहीं कैश के अकाउंट को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। हम लोग देखते हैं कि कैश है क्या। अब ट्रांजेक्शन था कैश पेड टू मिस्टर राम, राम को हम लोगों ने कैश पेड किया है। तो डियर अपने पास, अगर हम लोग बिजनेसमैन हैं, आप और हम कौन है? बिजनेसमैन है, हम लोग बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, अकाउंटेंट है। तो अपने पास से कैश गया, राम को कैश गया, तो कैश हमारे लिए क्या था? एसेट्स था। अपने जेब में कैश पड़ा हुआ था,
10,000, हमने राम को कैश पेड कर दिया 10,000 रुपए का, तो कैश क्या हो गया है यहाँ पे, डिक्रीज कर गया है, कैश कम हो गया है। कैश डिक्रीज करता है डियर, तो क्या हम लोग करते हैं, कैश को क्रेडिट, कैश को हम लोग क्रेडिट करते हैं। सर कैश समझ में आ गया, अब राम पे चलते हैं। तो राम का अकाउंट डियर, जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर किसी को भी हम पेमेंट करते हैं तो वो हमारा रिलेटिव यहाँ पे नहीं होगा। हम बिजनेस में ये जिन के करके नहीं चलेंगे कि वो हमारा रिलेटिव है, चाचा मामा है, तो इसीलिए हम पैसा दे दिए। तो अगर चाचा मामा है तो वो हमारे ड्राइंग में आ जाएगा। अगर कोई रिलेटिव है, मिस्टर राम रिलेटिव है और उनको आप पेमेंट कर दिए, तो वो कहाँ आ जाएगा, ड्राइंग में आ जाएगा। माना जाएगा कि आप पर्सनल यूज के लिए वो खर्च किए हैं पैसे, तो हम ये नहीं मानेंगे। हम एज्यूम करेंगे कि मिस्टर राम से कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा होगा, तो किसी को डियर अगर पेमेंट हो रहा होगा तो वो क्या होगा, अपना सन्ड्री क्रेडिटर होगा या फिर लाइबिलिटी होगा। तो लाइबिलिटी को पेमेंट कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी को पेमेंट कर रहे हैं, तो राम का लेजर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, मुझे कोई बच्चे बताएंगे। उपासना आप बताइए, राम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में? इंक्रीज करेगा। राम इंक्रीज करेगा, वेरी गुड डियर। मैं एक वो देता हूँ आप लोग को, एग्जांपल देता हूँ। राम का अपने बुक्स में अपने यहाँ 1 लाख रुपए बकाया था, ठीक है, और राम को हमने अभी 10,000 दे दिया, तो अब उसका बकाया बढ़ के कितना हो गया, 1,10,000 रुपया। ऐसा होगा क्या? अगर राम को पेमेंट की है तो उसका लेजर क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। लाइबिलिटी है, उसको पेमेंट आप कर रहे हैं, तो उसका लेजर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इंक्रीज कैसे हो जाएगा? राम तो कहेगा कि बड़ा बढ़िया है, वो पैसे लेके जाएगा 10,000 और उसका लेजर इंक्रीज होते जाएगा। हम लोग यहाँ पे परेशान होंगे कि भाई पैसा क्यों नहीं खत्म हो रहा है। तो राम का लेजर ऑब्वियसली लाइबिलिटी है, तो पैसा पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो राम का लेजर जैसे ही डिक्रीज होगा तो राम क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। इनकम लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, थोड़ा कर्सर से लिखने में नहीं बनता है तो आप लोग पढ़ लेंगे। राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे एंट्री हो जाएगा। इस एंट्री में बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई लॉजिक नहीं समझ में आया? उपासना? नो सर। ओके, आप लोग को भी क्लियर होगा आई हो। सेकेंड में एक एंट्री लिखता हूँ, लेकिन उसका लॉजिक मैं नहीं दूंगा, मैं जिस बच्चे को बोलूंगा वो बच्चे लॉजिक देंगे कि सर इसको डेबिट और क्रेडिट क्यों किए। मुझे देखिए, मुझे सिर्फ ये दिखाना है कि आप लोग को रास्ता कौन सा है। पटना जाना है तो पटना का रास्ता कौन सा है, मैं ये दिखा दूंगा कि भाई यहाँ से बस मिलता है या यहाँ से कैब मिलता है, आपको ऐसे जाना पड़ेगा। लेकिन जाना आपको पड़ेगा, आपको सीए बनना है, उसका रास्ता मैं दिखाऊंगा कि आपको ऐसे ऐसे करके, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो अभी सेकेंड में एक ट्रांजेक्शन लिखता हूँ इजी वाला, और उसको मैं जिसको बोलूंगा, तो प्लीज मैं जिसको बोलूंगा सिर्फ वही बताएंगे। तो वो लॉजिक के साथ मुझे बताएंगे कि इसमें दो ट्रांजेक्शन कौन सा इन्वॉल्व हुआ और उसको डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे। तो मैं सबसे पहले ट्रांजेक्शन लिखता हूँ, इजी वाला लिखता हूँ। चलिए उपासना आप बताइए, सबसे पहले यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट कौन सा इफेक्ट करेगा? कैश और मोहन। उपासना बता रही है कि यहाँ पे सर 2 अकाउंट जो इफेक्ट करेगा, पहला तो अपना कैश करेगा और दूसरा मोहन करेगा। डियर मैं अकाउंट के बारे में बता दूं, मिनिमम 2 अकाउंट इफेक्ट करेगा, लेकिन आगे चलेंगे तो 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी बेसिक देख रहे हैं कि सर डेबिट कैसे करें, क्रेडिट कैसे करें, तो 3-4 तो आसानी से हो जाएगा। तो मिनिमम 2 करेगा, तो यहाँ कैश कर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा जिसमें एक अकाउंट इफेक्ट करेगा। एक करेगा तो वो कहीं ना कहीं गलती हो रहा है, ठीक है ना। वो अपना सही, यहाँ एक अकाउंट तो कैश इफेक्ट करेगा, दूसरा अकाउंट मोहन इफेक्ट करेगा। अब मुझे उपासना रीजन दीजिए कि कैश को डेबिट करे या क्रेडिट करे और क्यों करे। कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। कैश को इसलिए करेंगे, कैश हमको लेना है मोहन से, तो कैश इंक्रीज करेगा, और कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज करेगा तो वो है ना डेबिट होगा। नहीं डियर, यहाँ पे वर्ड आप गलत यूज किए, लेना नहीं है, लिए हैं। रिसीव्ड यहाँ पे कह रहा है, V3 है। ये सर लिए है उससे पैसा।
तो कैश इंक्रीज करेगा, और कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पे उपासना कहना चाह रही है कि सर कैश इंक्रीज कर गया तो उसको हम लोग क्या कर दिए हैं, डेबिट कर दिए हैं, तो कैश अकाउंट डियर डेबिट। अब राजा आप बताइए मोहन अकाउंट को क्या करेंगे और लॉजिक बताइए। सर मोहन हमारा क्रेडिट होगा। मोहन क्रेडिट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा भैया जी क्रेडिट? सर इसका 2-3 रीजन है। हाँ बताइए ना, एक ही सर कोई पहला बताइए आप। ट्रांजेक्शन में दो, हाँ अगर कोई भी ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट इफेक्ट कर रहा है तो अगर एक डेबिट होगा तो दूसरा जनरल सी बात है नहीं क्रेडिट नहीं, होगा। तो ये हम लोग को और अभी नहीं लेना है राजा, ये हम लोग बाद में जब ट्रांजेक्शन करेंगे, हो सकता है हम लोग और डेबिट दूसरा कर रहे हो, तो इसीलिए ये नहीं लेंगे। ठीक है, दूसरा। और सर दूसरा ये है कि मोहन अगर हमको पैसा दे रहा है तो वो मेरा क्रेडिटर बन जाएगा। नहीं, और दूसरा क्रेडिटर ये है कि इंक्रीज करता है तो लाइफ मतलब हाँ, ठीक है, लेकिन मोहन हम जैसे लोग, हमको पैसा दिया ना ठीक है, मोहन आपको तो पैसा वो दिया, क्रेडिटर बना, तो ठीक है, इसका क्रेडिटर इंक्रीज करता है तो क्रेडिट करता है। क्रेडिटर इंक्रीज किया, लायबिलिटी और इंक्रीज या तो किया। वो डेटर रहा होगा तो डेटर, और अगर डेटर रहा होगा डेटर पे ऑफ किया तो मेरा डेटर घटा, डेटर हमारा एसेट होता है और जब घटता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। डियर मैं कहूंगा आप लोग से प्लीज ये राजा जो थर्ड लॉजिक दिए हैं हम लोग इसी पे काम करें। जैसे फर्स्ट लॉजिक में अगर राम को पेमेंट किए थे तो क्रेडिटर एज्यूम किए थे, तो इसमें भी इस ट्रांजेक्शन में मोहन अगर पैसा दे रहा है तो हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि ये डेटर है। हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये एडवांस पैसा आ गया या क्रेडिटर दे दिया है गलती से, ठीक है ना। हम लोग एज्यूम करके चलेंगे कि ये डेटर है, एजम्पशन ही लेना है, कुछ भी एजम्पशन लेंगे गलत नहीं होगा। तो एज्यूम करके चलेंगे डेटर है, और डेटर से अगर पैसा आया तो उसका लेजर क्या हो गया होगा, डिक्रीज कर गया होगा, डिक्रीज कर गया। एसेट्स अगर डिक्रीज किया है तो क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। तो इसका सिंपल सा एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। अभी मैं एक क्वेश्चन का थोड़ा सा सेट है इजी वाला, 11th का ही क्वेश्चन है, तो वो मैं निकालता हूँ। उसमें एक दो ट्रांजेक्शन, मैं ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करवाऊंगा, एक दो ट्रांजेक्शन डेबिट क्रेडिट जल्दी से करते हैं और फिर मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है ना। तो मैं वो स्क्रीन खोलता हूँ और वो ट्रांजेक्शन आप लोग को एक बार दिखाता हूँ, और एकदम इजी से डियर पढ़ेंगे। कोई अपने को जल्दी नहीं है, कहीं भी देर नहीं हो रहा है, कोई ट्रेन नहीं छूट रहा है। एक बार जैसे ही कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा तो अपने लोग जैसे मन होगा वैसे पढ़ेंगे। मैं आप लोग के सामने स्क्रीन कर रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन हम लोग डेबिट क्रेडिट करेंगे और फिर मैं आप लोग को घर से होमवर्क दूंगा। यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन एक है, तो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो सबसे पहले मुझे जर्नल एंट्री बताएंगे और देन लॉजिक बताएंगे। अमन आप बताइए जर्नल एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश बढ़ा बिजनेस में आया तो एसेट बढ़ गया इसलिए डेबिट होगा, और कैपिटल भी बढ़ गया तो क्रेडिट होगा क्योंकि लायबिलिटी होता है कैपिटल। यहाँ पे अमन बोल रहे हैं सर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगा। जो कैश आया बिजनेस में तो इंक्रीज किया तो डेबिट हुआ। यहाँ पे डियर बच्चे से क्या थोड़ा सा गलती हो जाता है मैं बताता हूँ। मैं कई क्लास लिया हूँ तो कुछ बच्चे ये सोचते रहते हैं कि एक कॉन्सेप्ट होता है एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसको 11th में मास्टर साहब फर्स्ट क्लास में बताए होंगे कि बिजनेस और बिजनेसमैन क्या होता है, अलग होता है। बिजनेस और बिजनेसमैन से कोई संबंध नहीं है भैया, वो अलग है वो अलग है। दैट्स व्हाई ड्राइंग को हम लोग एंट्री पास करते हैं और कैपिटल से उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो बिजनेस क्या है, अलग है, बिजनेसमैन अलग है। हम लोग यहाँ जो भी एंट्री पास कर रहे हैं वो बिजनेस के लिए कर रहे हैं, ना कि बिजनेसमैन के लिए कर रहे हैं। हम लोग प्रोप्राइटर के बिहाफ में काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसके बिहाफ में काम कर रहे हैं, बिजनेस के बिहाफ में। तो संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, संदीप कौन रहा होगा, प्रोप्राइटर रहा होगा। यहाँ पे भी दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, कैपिटल हो रहा है और दूसरा कैश हो रहा है। तो कैश अगर बिजनेस में आ रहा है तो कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो कैश अकाउंट को क्या कर दिए हम लोग, एसेट्स को डेबिट कर दिए। और कैपिटल अगर आ रहा है तो कैपिटल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कैपिटल यानी कि लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, तो कैपिटल लायबिलिटी अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्या करेंगे, उसको
क्रेडिट करेंगे। तो फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन का कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो आई होप आप लोग को क्लियर होगा। उपासना क्लियर है? यस सर। ओके, ये जहाँ पे भी क्लियर नहीं हो प्लीज बताइएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। ऐसा नहीं कि एक बार बताएं और सब क्लियर ही हो जाएगा, कुछ भी डाउट मत छोड़िएगा। सेकेंड है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। मुझे राजा एंट्री बताएंगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राजा मुझे एक डाउट है, मुझे लग रहा है, मुझे उसको गलत आप कीजिए, बनाइए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि परचेज टू कैश होना चाहिए। तो आपने फर्नीचर टू कैश क्यों किया है? सर फर्नीचर एक एसेट है हमारा, और एसेट जब भी होता है तो उसका नाम लिखते हैं। और गुड्स अगर है हमारा तो गुड्स के वक्त में सब परचेस लिखते हैं। सर फर्नीचर एसेट्स है, और जब भी एसेट्स को हम लोग परचेज करेंगे तो डेबिट करेंगे। मैं राजा एक ट्रांजैक्शन आपको बताता हूँ और आप ही इस एंट्री को गलत करेंगे। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, और ये बताइए मैं फर्नीचर का बिजनेस कर रहा हूँ, जनरल एंट्री क्या होगा? ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सर। अब बताइए, अभी भी तो ये एसेट्स है। हाँ सर, मतलब आपका ट्रांजैक्शन मतलब किस चीज में हो रहा है, आपका मतलब ऑपरेशन क्या चीज कर रहा है बिजनेस, उसके ऊपर डियर क्या है कि हम लोग को इसके लिए देखना होता है कैपिटल और रेवेन्यू। ये कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैपिटल और रेवेन्यू, यानी कि ये हमारे बिजनेस के लिए ये ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर का है या फिर रेवेन्यू नेचर का है। ऑब्वियसली अगर हम लोग इसका बिजनेस कर रहे हैं, फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? रेवेन्यू हो जाएगा। और अगर हम लोग इसका बिजनेस नहीं कर रहे हैं तो ये क्या होगा? फिक्स्ड एसेट्स होगा, यानी कि कैपिटल होगा। तो डियर अगर ये कैपिटल है, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम लोग क्या मानेंगे? कैपिटल है। एजम्पशन लेंगे यही कि ये बिजनेस इसका नहीं कर रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब डेबिट क्रेडिट का लॉजिक मैं नहीं बताता हूँ, डेबिट क्रेडिट का लॉजिक आप लोग एक और घर पे समझ लीजिएगा। आप जानते हैं फर्नीचर एसेट्स है, इंक्रीज किया डेबिट किया, कैश एसेट्स है डिक्रीज किया क्रेडिट कर दिया। यहाँ डियर अगर बिजनेस हम करते रहते फर्नीचर का तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाता। और मैं कल ही एक बता, हाँ जी बताइए सर। अगर बिजनेस अगर हम फर्नीचर का कर रहे होते हैं, हाँ जी, तो वहां पे कौन में परचेज फर्नीचर फॉर कैश आता है या सर परचेज गुड्स फॉर कैश आता है? फर्नीचर भी आ सकता है, फर्नीचर फॉर कैश आता, लेकिन उसमें फर्नीचर भी ट्रांजेक्शन, आ सकता है। हाँ फर्नीचर भी आ सकता है, ऑब्वियसली आ सकता है, लेकिन वो बताता कि प्रोप्राइटर डीलिंग इन फर्नीचर बिजनेस, ठीक है ना। वहां पे हमें बताता, अगर नहीं बताता तब तो हमें एजम्पशन करके ले चलना पड़ता, या ऊपर हेडिंग में लिखा रहता है कि ये डील कर रहा है किसमें? फर्नीचर में, ठीक है ना। लेकिन ट्रांजैक्शन कुछ भी एग्जामिनर आपको दे सकता है, ये मत समझेंगे। ये जो हम लोग कई बार सोच लेते हैं, आई कैन नॉट लिसन एनीथिंग, नेटवर्क इशू होगा। ये तो ये है कि एग्जामिनर अगर मैं हूँ तो मैं क्या दूंगा वो मेरे ऊपर है। एग्जामिनर आपको कुछ भी दे सकता है, तो हम लोग को सब सिनेरियो के लिए अपने आप को तैयार रखना है डियर। कुछ भी आ जाए हम लोग करके आएंगे। थर्ड वन है बाउट गुड्स फॉर कैश। एक बार इसका जर्नल एंट्री उपासना आप बताइए। सर थर्ड नंबर का। हाँ जी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अबाउट गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है डियर। यहाँ पे आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि गुड्स भी कर सकते हैं हम लोग, परचेज भी कर सकते हैं। 100% सही है कि गुड्स भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, लेकिन अब आप लोग परचेज ही कीजिएगा, गुड्स नहीं कीजिएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा हमारे पास? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। फोर्थ वन है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। राजा आप बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक डेबिट टू कैश, इसका मुझे लॉजिक जानना है राजा, बताइए कैश। इसका लॉजिक बताइए। बिजनेस से मेरा जो कैश था पड़ा हुआ, ठीक है, बिजनेस में जो हमारा कैश पड़ा होता है सर, बैंक भी हमारा एसेट्स है और कैश भी हमारा एसेट्स है। ओके, तो एक तरफ से मेरा कैश जा रहा है और एक तरफ मेरा बैंक में बैलेंस बढ़ रहा है, बिल्कुल, और दोनों ही एसेट है। तो एक एसेट इंक्रीज कर गया और दूसरा एसेट हमारा डिक्रीज कर गया। ठीक है, वेरी गुड।
ये ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा देखते हैं क्या कर रहा है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि आप बिजनेस से कैश ले गए उठा के झोला में रख लिए होंगे और बैंक में जाके उसको जमा कर दिए। तो क्या हुआ है डियर, आप बिजनेस से जैसे ही कैश ले गए होंगे तो आपका कैश डिक्रीज कर गया है अपने पास, तो कैश को क्या कर दिए हम लोग, क्रेडिट कर दिए। और जैसे ही बैंक में वो पैसा जमा किए तो बैंक नाम का एसेट्स जो था कैश एट बैंक, वो क्या कर गया होगा, इंक्रीज कर गया होगा। इंक्रीज कर, तो बैंक को हम लोग क्या कर लिए हैं, डेबिट कर लिए हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिफ्थ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अमन बताइए एक बार एंट्री क्या होगा फिफ्थ वन का। गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जल्दी से रीजन भी बता दीजिए। एसेट बढ़ा और गुड्स गया तो एसेट घटा, सेल्स हुआ। ओके, यहाँ पे अमन कह रहे हैं कि सर कैश में सेल किए हैं तो कैश आया है अपने पास, तो एसेट्स बढ़ गया तो उसको डेबिट कर दिए हैं। और सेल एक तरह का अपना रेवेन्यू है, इनकम है, तो ये इंक्रीज कर गया है तो इसको क्या कर दिए हैं, क्रेडिट कर दिए हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ये बड़ा सिंपल है, मैं बताता हूँ। अगर ये अपने को क्लियर है ना तो कोई भी ट्रांजेक्शन आ जाएगा 10 सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड आप लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे और गलती हो ही नहीं सकता है। गलती एक ही चीज में होगा कि हम लोग एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम, लायबिलिटी में गलती कर दे तो जर्नल एंट्री गलत होगा, नहीं तो जर्नल एंट्री गलत होगा ही नहीं। तो डियर मैं ये अभी इसमें मैं ट्रांजेक्शन दिखा देता हूँ। और भी अभी इसको हम लोग नहीं करते हैं। ये सारा आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। सेकेंड थर्ड थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसलिए आप लोग को दे रहा हूँ कि आप लोग जर्नल एंट्री पहले से पढ़ चुके हैं। वही डिस्काउंट वगैरह सब होगा और कंबाइंड एंट्री करना है सेकेंड थर्ड में, तो कोई नहीं है। तो घर पे आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एक बार क्वेश्चन बनाइएगा। ऊपर में कुछ डेटर, क्रेडिटर, डिस्काउंट वगैरह का है तो वो एक बार घर पे पढ़ लीजिएगा। अभी मैं ये ग्रुप में शेयर कर दूंगा तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम स्टडी मटेरियल से कुछ क्वेश्चन लेके स्टडी मटेरियल में क्या है क्वेश्चन का पैटर्न वगैरह वो देखेंगे हम लोग। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग रेगुलर रहिएगा, क्योंकि देखते हैं रेगुलर नहीं रहते हैं तो लगता रहता है बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, लेकिन जो चीज चला जाता है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज इतना ही रखते हैं और मैं अभी ग्रुप में इसको शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए आप लोग।